जरा सोचिए, स्कूल में दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करना या फिर अकेले एक स्क्रीन के सामने बैठकर पढ़ना, क्या बेहतर है? और जिंदगी में वो रास्ता लेना चाहिए जिस पर कोई नहीं चला, या वही सेफ रास्ता जो सब लेते हैं? आज ना हम ऐसी ही दो बिल्कुल अलग सी कहानियों को जोड़ने वाले हैं, जो असल में हम सबकी जिंदगी के इन्हीं जरूरी फैसलों के बारे में है। कभी सोचा है फ्यूचर का स्कूल कैसा होगा? चलिए एक सेकंड के लिए इमेजिन करते हैं। कोई स्कूल बिल्डिंग नहीं, कोई दोस्त नहीं, बस एक स्क्रीन है और आप। अब आपको लगेगा ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात हो रही है ना, है ना? पर नहीं, ये तो हमारी पहली कहानी की जो कैरेक्टर है मार्जी, उसकी रोज की जिंदगी है। तो चलिए सीधा चलते हैं मार्जी की दुनिया में और देखते हैं कि आखिर ये फ्यूचर का स्कूल है कैसा। ये देखिए, ये है मार्जी का स्कूल रूम, उसके बेडरूम के ठीक बगल वाला कमरा। यहां कोई क्लासमेट्स नहीं है, सिर्फ एक मैकेनिकल टीचर है, मतलब एक मशीन, और होमवर्क वो भी एक अजीब से पंच कोड में लिखकर एक स्लॉट में डालना पड़ता है। मतलब सब कुछ बिल्कुल अकेले। और बस यहीं से मार्जी की प्रॉब्लम शुरू होती है। पता है क्या? उसका जो मैकेनिकल टीचर था ना, वो ज्योग्राफी में बस टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था, और बेचारी मार्जी, उसके मार्क्स और खराब होते जा रहे थे। अब ऐसे में स्कूल से नफरत तो होगी ही ना, मतलब कौन रिलेट नहीं कर सकता इससे। तो इसका सल्यूशन क्या निकला? एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया, लेकिन उसने मार्जी से बात तक नहीं की। उसने सीधा उस मशीन को खोला, ज्योग्राफी वाले पार्ट को थोड़ा सा स्लो कर दिया और बस बोल दिया कि मार्जी की प्रोग्रेस सैटिस्फैक्ट्री है। मतलब प्रॉब्लम एक बच्चे की और सल्यूशन मशीन का, जरा सा भी ह्यूमन टच नहीं। लेकिन तब ही कहानी में आता है एक असली ट्विस्ट। मार्जी की जिंदगी में एक ऐसी चीज आती है जो उसकी स्कूल के बारे में पूरी सोच हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। हुआ ये कि उसके दोस्त टॉमी को एक असली किताब मिली, वही जिसके पन्ने पीले पड़ गए थे और क्रिंकली थे, मतलब थोड़े मुड़े तुड़े से। टॉमी को तो ये बिल्कुल बेकार चीज लगी, एक वेस्ट। क्यों? क्योंकि उनके पास तो टेलीबुक्स हैं, जिनकी एक स्क्रीन पर लाखों किताबें आ सकती हैं, और इसे एक बार पढ़ा और फेंक दो। देखिए नजरिए का कितना बड़ा फर्क है। और जब मार्जी को पता चला कि ये किताब स्कूल के बारे में है, तो उसका रिएक्शन सुनने लायक था। वो कहती है, स्कूल? अरे स्कूल के बारे में लिखने जैसा है ही क्या? मुझे तो स्कूल से नफरत है। पर पता है, उसकी यही नफरत उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगाती है, ये जानने के लिए कि आखिर ये पुराने स्कूल्स होते कैसे थे। और फिर उसके सामने एक के बाद एक शॉकिंग बातें आती हैं, जैसे कि पुराने जमाने में टीचर एक इंसान होता था, एक रियल पर्सन। सिर्फ इतना ही नहीं, सारे बच्चे पढ़ने के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग में एक साथ जाते थे। एक ही एज के बच्चे एक ही चीज सीखते थे, और तो और होमवर्क में एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे। मार्जी के लिए तो यह सब सोचना भी नामुमकिन था। और मार्जी ना उस पुराने स्कूल को इमेजिन करने लगती है। वो सोचती है कैसे सारे बच्चे स्कूल के आंगन में एक साथ हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे, मस्ती करते होंगे, क्लास में साथ बैठते होंगे। और बस तभी उसे एहसास होता है कि असली मजा आखिर था कहाँ। असली फन तो वही था जो उनके पास था। और यहीं से इस कहानी का टाइटल आता है, द फन दे हैड। तो देखिए, मार्जी ने एजुकेशन के एक बिल्कुल अलग रास्ते के बारे में सोचा, एक ऐसा रास्ता जो उसके टाइम में कोई नहीं लेता था। और रास्ते की बात चली है तो यहीं से हम स्मूथली आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी क्लासिक पीस पर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मशहूर कविता द रोड नॉट टेकन। ये कविता भी आखिर एक रास्ते यानी एक चॉइस के बारे में ही तो है। अब इन दोनों यानी स्टोरी और पोएम, इनको आपस में जोड़ती है एक चीज, और वो है डायलेमा। डायलेमा यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां आपको दो चीजों के बीच एक बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। मार्जी के लिए ये डायलेमा था दो अलग तरह की एजुकेशन के बीच। अब देखते हैं कि हमारे कवि यानी पोएट, उनके सामने क्या डायलेमा है। तो कवि जो हैं वो एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां एक सड़क आगे जाकर दो रास्तों में बढ़ जाती है। सीन एक येलोवुड का है, मतलब एक पीले रंग का जंगल, जो शायद ऑटम पतझड़ का मौसम है। और जाहिर है वो एक साथ दोनों रास्तों पर तो चल नहीं सकते, इसलिए वो वहां खड़े होकर बहुत देर तक सोचते हैं। बिल्कुल हमारी जिंदगी के उन मोड़ की तरह जहां हम सबको कभी ना कभी रुककर सोचना ही पड़ता है। सोचने के बाद कवि उस रास्ते को चुनते हैं जो ग्रासी था और वांटेड वेयर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि उस रास्ते पर घास उगी हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था कि इस पर ज्यादा लोग चले नहीं हैं।
ये एक अनकन्वेंशनल चॉइस थी, एक ऐसा फैसला जो ज्यादातर लोग नहीं लेते। लेकिन क्या ये चॉइस वाकई इतनी सिंपल थी जितनी दिख रही है? चलिए अब थोड़ा सा और गहराई में उतरते हैं और इस कविता और कहानी के असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कवि आगे खुद कहते हैं कि असल में तो दोनों रास्ते लगभग एक जैसे ही दिख रहे थे। तो फिर सवाल उठता है कि एक रास्ता चुनने से इतना फर्क कैसे पड़ गया? फर्क पड़ा चुनने से, उस डिसीजन से। जब हम कोई एक रास्ता चुनते हैं और उस पर चलने का कमिटमेंट करते हैं, तभी वो रास्ता हमारे लिए स्पेशल बन जाता है। ये सब नजरिए का ही तो खेल है। और बस यहीं पर ये दोनों कहानियां एक बहुत ही कमाल के पॉइंट पे आकर जुड़ जाती हैं। द फन दे हैड में क्या हुआ? पूरी सोसाइटी ने मिलकर टेक्नोलॉजी वाला रास्ता चुना और इस सोसाइटल चॉइस ने मार्जी जैसे बच्चों के लिए कोई दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं। ये एक कलेक्टिव चॉइस है जो एक इंडिविजुअल की चॉइस को ही खत्म कर देती है। और दूसरी तरफ द रोड नॉट टेकन में एक इंसान अकेले अपनी जिंदगी का एक पर्सनल रास्ता चुनता है। तो इन दोनों अलग अलग कहानियों से हमें सीखने को क्या मिलता है? इनका मेन टेक अवे क्या है? देखिए, कुछ बहुत ज़रूरी आइडियाज़ हैं जो हमें याद रखने चाहिए। पहला, टेक्नोलॉजी हमें कनेक्ट तो कर सकती है, पर वही टेक्नोलॉजी हमें अकेले भी कर सकती है, आइसोलेट कर सकती है। दूसरा, ह्यूमन इंटरैक्शन यानी लोगों का साथ, वो सीखने और एंजॉय करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी बात, जिंदगी और कुछ नहीं, बस छोटे बड़े फैसलों की एक सीरीज़ है। और आखिर में हम जो भी रास्ता चुनते हैं, छोटा हो या बड़ा, वही हमारा फ्यूचर शेप करता है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है कि आज हम जो रास्ते चुन रहे हैं वो कल को हमारी यादगार कहानी बनेंगे, या फिर सिर्फ एक काश ऐसा कर लिया होता वाला अफसोस? हमारी अपनी कहानी क्या होगी?